चलिए, जैसा कि हम लोग का एसिड बेस तो समाप्त हो गया है, अब हम लोग इंटरमीडिएट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट इंटरमीडिएट जो है वो तुम्हारा है कार्बोकेटन। पहले तो थोड़ा सा आप ये जान लो इंटरमीडिएट होता क्या क्या है। देखो, इंटरमीडिएट जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है आपका 6 होता है। ये क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान ये फॉर्म्ड होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। कौन कौन सा होता है इंटरमीडिएट? फर्स्ट होता है जिसका नाम है कार्बोकेटाइन। फर्स्ट इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकेटाइन। सेकंड का नाम है कार्बेनाइन। थर्ड इंटरमीडिएट का नाम है फ्री रेडिकल। फोर्थ का नाम है कार्बिन। और फिफ्थ का नाम है नाइट्रीन। और सिक्स्थ का नाम है बेंजाइन। तो पहले तो आप लोग ये समझ लो कि आपके पास जो इंटरमीडिएट है वो 6 इंटरमीडिएट है। 6 में कौन कौन सा है? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरमीडिएट कितना है तो आपको जवाब देना है 6 टाइप का है। कितने टाइप का इंटरमीडिएट है एक बार मैं फिर से बोल दूं। इंटरमीडिएट जो है आपका 6 तरह का इंटरमीडिएट है। कौन कौन सा इंटरमीडिएट है रिएक्शन इंटरमीडिएट? जरा ध्यान से देख लो आप। फर्स्ट इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजीन। तो चलिए एक एक कर करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोकेटाइन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन के बारे में। ध्यान से देखिएगा। कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं। क्या होता है कार्बोकेटाइन? जरा ध्यान से समझो। कार्बोकेटाइन कहते हैं बाबू कि एक कार्बन पे, एक कार्बन एटम कंटेन, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर कार्बन एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब जैसे कि जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये है आपका कार्बोकेटाइन है। कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे दे तो उसे हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं। ध्यान से आप देखो, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? कार्बोकेटाइन है। मान लो कि मैंने ऐसा लिखा है, ये भी क्या है आपका? यहाँ पे अगर मान लो मैंने प्लस चार्ज दिया, कार्बोकेटाइन है। अगर मैंने ऐसा लिखा है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो ये भी क्या है? कार्बोकेटाइन है। मतलब आप ये बात को बैठा लो कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम लोग को कार्बोकेटाइन कहना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कार्बोकेटाइन कहते हैं। पहले तो ये फैक्ट को बैठा लीजिए। दूसरी बात की जो जो टर्म बोल रहे हैं उस बात को समझना है। जरा ध्यान से देखो यार, कार्बोकेटाइन में है क्या वो? जैसा कि आप देख रहे हो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको जैसा कि पता है सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकेटाइन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कार्बोकेटाइन में? कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि हर स्पीशीज चाहता है ऑक्टेट पूरा करना। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 6 है। इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कार्बोकेटाइन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो याद रखिए लुईस एसिड का काम करता है। तो कार्बोकेटाइन के बारे में बोलेंगे, ये किसका काम करेगा? लुईस एसिड का काम करेगा। फिर नेक्स्ट टर्म आपको जरा ध्यान से देखना है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन वाइज आप क्या कहोगे? गौर से देखो आप। अगर मैंने बोला कि भाई हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो आपको हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर में बोलना क्या है? जरा ध्यान से देखिए। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये इस तरह से, इस पे प्लस चार्ज है तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, ये भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा। सिग्मा तो 3 हो गया, लोन पेयर 0 मतलब 3, 3 का मतलब हो गया कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा? sp2। तो जो बोल रहे बात को समझना है आपको। एक बार मैं फिर से बोल दूं क्या क्या मैंने बोला। मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया है कि अगर हम लोग कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं तो बाबू देखो, कार्बोकेटाइन में तुमको बोलना क्या क्या है। फर्स्ट फैक्टर बोलना है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा।
अगर कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कार्बोकेटायन कहेंगे। दूसरा बात की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन वाइज आपको बोलना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp2 होगा। शेप की बात करें तो शेप वाइज आपको बोलना है कि कार्बोकेटायन का जो शेप होता है वो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होता है। कार्बोकेटायन का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। उसके बाद बॉन्ड एंगल की बात करें तो आपको पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो आपको बॉन्ड एंगल कितना मिलने वाला है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री मिलने वाला है। तो कार्बोकेटायन के रिगार्डिंग सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या निकला कि कार्बोकेटायन पे याद रखना है कि अगर प्लस चार्ज आ गया तो उसे कार्बोकेटायन कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन वाइज कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2 है। शेप कैसा है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। बॉन्ड एंगल कितना डिग्री का है, 120 डिग्री का है। दूसरी बात बाबू, आपने देखा है कि कार्बोकेटायन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपको दिखाई दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, मतलब कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। 6 का मतलब क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। कार्बोकेटायन के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको जवाब देना है कि कार्बोकेटायन जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। फर्स्ट तो ये भी बैठा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये बैठा हुआ, ये लुईस एसिड का काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है। लुईस एसिड किसको कहते हैं, एक बार मैं ये भी समझा दूं आपको। लुईस एसिड कहते हैं बाबू जो विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड कहते हैं। तो अगला फैक्ट बैठा लेना है कि जो हमारा कार्बोकेटायन है वो लुईस एसिड का काम करता है। नेक्स्ट फैक्टर बाबू आप जरा ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने क्या देखा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपने देखा है 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब 6 क्या है, 6 इवन नंबर है, ये इवन है। और जिसमें इवन इलेक्ट्रॉन होता है वो डायामैग्नेटिक का काम करता है। तो कार्बोकेटायन किसका काम करेगा, डायामैग्नेटिक का काम करेगा। मैं फिर से आपको जो जो टर्म बोल रहा हूँ उस बात को एकदम बैठा लीजिए। क्या क्या फैक्टर बताए हैं एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूँ। देखो वो सबसे पहले तो कार्बोकेटायन की अगर बात की जा रही है तो आपको सिंपल वे में बोलना है कि कार्बोकेटायन किसे कहेंगे, अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो उसे कार्बोकेटायन कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। शेप कैसा होगा कार्बोकेटायन का, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, लुईस एसिड का काम करेगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन में 6 है। तो 6 आपको पता है कि किस क्या है, ये इवन है। और जिसमें इवन इलेक्ट्रॉन होता है वो किसका काम करता है, डायमैग्नेटिक का काम करता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो बाबू आपने क्या देखा है कि अगर मैंने बोला कि भाई कार्बोकेटायन है तो आपको पता है कि कार्बोकेटायन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो आपको पता है कि सो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना पसंद करेगा। और इलेक्ट्रॉन फुलफिल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात को बैठा लो कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ C+ के लिए फैक्टर बताओ क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए डायरेक्टली होगा इलेक्ट्रॉन डोनर के और इन्वर्सली होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के। मैंने जो बात बोला वो बात को आप समझो। डोनर में क्या क्या आएगा, डोनर में आएगा +m +h +i इफेक्ट आएगा। एक्सेप्टर में क्या आएगा, -m -h -i इफेक्ट आएगा। तो जो मैंने बोला है टर्म उस फैक्ट को आप बैठा लो। मैंने क्या फैक्टर बोला है, मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है बाबू, बैठा लेना है।
जो फैक्ट बोल रहे हैं उस फैक्ट को बैठाओ। मैंने बोला कि जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब कमी है तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है फुलफिल होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा। तो जितना भी डोनर ग्रुप होगा वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। जबकि वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सेप्टर की, तो आपको पता है कि एक्सेप्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो और एफिशिएंट बना देगा जिससे स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो ये फैक्टर को बैठा लीजिए और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनते चलेगा। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कंपेयर, मैंने क्या बोला, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ध्यान से सुनना है आपको, जो बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा भाई CH3 प्लस ले लो, ये ए है। बी में लिखा CH3 CH2 प्लस ले लो। सी में मैंने दिया CH3 CH प्लस CH3 ले लो। और डी में मैंने बोला भाई CH3 CH3, और यहाँ भी मैंने दे दिया CH3 प्लस ले लो। देखो बाबू, आप बात को समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जैसा कि देख रहे हो कि ये ए फैक्टर बी सी डी है, तो जरा ध्यान से देखना, ये जो C प्लस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये C प्लस कितने कार्बन से कनेक्टेड है। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, जितने कार्बन से कनेक्टेड होगा उतना डिग्री R प्लस होगा। 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री R प्लस। सेम एज अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं, तो आप जरा ध्यान से देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो इसे कहेंगे 2 डिग्री R प्लस। मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा 1 डिग्री R प्लस। अब जैसे कि आप देख रहे हो, आपको देखने को दिख रहा है कि सर ये जो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री R प्लस है, कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो देखो, ये वाला अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो हमें दिखाई दे रहा है अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ देखो, C प्लस से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा होता है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। सेम एज अगर मैं इसकी बात करूँ तो C प्लस से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, अल्फा हाइड्रोजन 3 दिखाई दे रहा है। इसमें बात करूँ तो इसमें आप देखो अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अल्फा एच के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाता है। मैंने जो बोला वो बात को आप समझो, अल्फा एच के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाता है। तो आप देखो, जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो डी में 9 अल्फा एच है, सी में 6 अल्फा एच है, बी में 3 अल्फा एच है, और ए में तो है ही नहीं। तो उस वाइज हम लोग बोलेंगे जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जो होता है वो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। उस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज़्यादा डी का होगा, फिर सी का होगा, फिर बी का होगा, तब ए का होगा। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। चलिए इस पे मैं और सारे क्वेश्चन आपको समझाऊं, जरा ध्यान से देखना। देखो क्या है क्या कि आप मान लो कि मैंने, तो एक ऑर्डर आप बैठा लो, नोट करके एक ऑर्डर बैठा लो। नोट करके क्या ऑर्डर बैठाओगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री R प्लस, उसके बाद होता है 2 डिग्री R प्लस, तब होता है 1 डिग्री R प्लस, और लास्ट में होता है CH3 प्लस। देखो बाबू, मैंने जो फैक्ट बताया उस फैक्ट को आप दिमाग में बैठाओ। मैंने क्या फैक्ट बताया, मैंने फैक्ट ये बताया कि कार्बोकेटाइन अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है तो वो 1 डिग्री R प्लस होगा, 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 2 डिग्री R प्लस होगा, 3 से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री R प्लस होगा। अब जितना से कनेक्टेड है और नंबर ऑफ अल्फा एच जितना ज़्यादा होगा, उस वाइज कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस फैक्टर को आपको बैठा लेना है, जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। चलिए, ये तो पहला फैक्टर हो गया। चलिए इस पे अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको दे दूं, जरा ध्यान से देखो। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कहा है, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, आप ऐसा ले लो, यहाँ पे CH2 प्लस ले लो। मैंने बोला आप ये ले लो, यहाँ पे CH3 प्लस ले लो।
चलो बाबू, ये ए है, बी है, मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस बताना है। ध्यान से देखना है आपको, पहले एकदम आराम से सुनते चलिए क्वेश्चन को। देखो स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस के लिए मैंने क्या बोला था, सी प्लस से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और उस कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है, तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। न्यूट्रल कार्बन यहाँ देखो कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, एक कम रहा है तो एक हाइड्रोजन होगा। तो सी प्लस से जुड़ा हुआ कार्बन हमारा अल्फा होगा, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन जो कि एक है। फिर देखो जरा ध्यान से, ये सी प्लस है, सी प्लस से डायरेक्ट जुड़ा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। टेट्रा वैलेंसी के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ भी, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी। अब देखो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, मैंने क्या बोला, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो आप देखो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन 7 हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया कि जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उस वाइज हम लोग बोलेंगे बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। क्यों भाई, क्योंकि ज़्यादा अल्फा एच है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लो बाबू मैंने ऐसा दे दिया, सपोज मैंने बोला कि आप इस तरह से ले लो, एक तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिए, एक मैंने यहाँ बना दिया, ये ए है ये बी है। स्टेबिलिटी वाइज मैंने बोला भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। आप सिंपल सा लॉजिक में आप क्या बोलोगे, आप तो यही ना बोलोगे सर एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस जो सेम स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ भी बना दिया है। अब देखो बाबू जरा गौर से समझो, ये C प्लस से डायरेक्ट जुड़ा जो कार्बन होता है उस अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, यहाँ 2 3 है तो एक हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करूँ मैं तो 2 1 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ देखो C प्लस से डायरेक्ट जुड़ा, देखो डायरेक्ट एक ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है और तीसरा ये कार्बन है। डायरेक्ट जुड़ा कार्बन को अल्फा कहते हैं। टेट्रा वैलेंसी मेंटेन कर लो, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, एक देखो 1 2 और यहाँ देखो 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक कम रहा है तो एक हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, 2 2 4 1 5, अल्फा हाइड्रोजन 5 है। जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी वाइज हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बोलेंगे बी वाले का ज़्यादा होगा ए वाले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनते चलिए। तो आपको दिमाग में ये बात को बैठा लेना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री R प्लस, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब CH3 प्लस। लेकिन बाबू एक बात बैठा लो, जब भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हो तो उसमें आप कोशिश किया करो अल्फा एच, जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए मैंने ऐसा कहा कि भाई एक काम करो, आप इस तरह से ले लो। मैंने बोला कि आप एक काम करो, यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया है और एक बार मैंने ऐसा किया है। देखो बाबू ये ए है ये बी है। अब आप जरा स्टेबिलिटी बताना है हमें कार्बोकेटाइन का। आपको क्या पता है, आप जानते हो कि सर ये वाला पाई कंजुगेशन पॉजिटिव, ये वाला कंजुगेटेड कार्बोकेटाइन है, जबकि बी वाले में देखो कोई कंजुगेशन नहीं है। कितने बॉन्ड का गैप आ रहा है, 2 बॉन्ड का है, तो नो कंजुगेशन। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कंजुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी वाले से। तो जितना कंजुगेटेड सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि मैंने ऐसा कहा कि भाई एक काम करो, आप ऐसा ले लो CH3 CH2 प्लस। देखो फिर है अगला, तुमको दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, फिर आपको दे दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। अब देखो आपसे बोल रहा है स्टेबिलिटी बताना है, हमें देखना है पहले तो एक एक कर करके चलो। ये जो कार्बोकेटाइन से जुड़ा कार्बन है ये sp3 है, एक डबल बॉन्ड रहता है तो sp2, शॉर्ट ट्रिक बताया था, ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp। और एक बात नोटेबल बैठा लीजिएगा, नोट का पॉइंट क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेन पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेन पॉजिटिव चार्ज, चार्ज अनस्टेबल।
अब जैसे कि मैंने बोला था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर भी मैंने आपको लिखवाया था, सबसे ज़्यादा होता है sp, तब होता है sp2, तब होता है sp3। तो आप उस वाइज क्या बोलोगे? आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे कोई कंजुगेशन का तो केस है नहीं यार। तो उस वाइज सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर मैं बोलूँ तो ए, बी और सी में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर का अगर मैं ऑर्डर आपसे पूछूँ तो सिंपल सा है कि आप बोलोगे ए होगा, तब बी होगा, तब सी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बैठा लीजिएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, उस वजह से। चलिए अब मान लीजिए कि मैंने ऐसा दिया आपको, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, यहाँ ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। मैंने क्या बोला? CH2 CH प्लस ले लो। फिर मैंने बोला कि आप ऐसा करो, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आप इस तरह से ले लो, सपोज ऐसा दे दिया, ये हमें ए कह रहा है और इस ऑप्शन को बी कह रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे sp2 यूनिट एक sp2 है, आपसे बोला है स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस बताना आपको। आप पहले एक एक कर करके बढ़ो। sp2 एक है, जबकि यहाँ देखो sp2 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 sp2, ये भी sp2, मतलब ज़्यादा sp2 है। जितना ज़्यादा sp2 होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर होगा और उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो यहाँ देखो एक sp2 यूनिट कितना है? अगर मैं sp2 यूनिट की बात करूँ तो एक है, जबकि यहाँ पे बात करूँ तो sp2 यूनिट आपको कितना दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। तो उस वाइज अगर स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करें तो स्टेबिलिटी वाइज आपको पता है कौन स्टेबल होगा? ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलना है। ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आपको ऐसा कह रहा है, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि भाई एक काम करो, आप इस तरह से ले लो। देखो बाबू, ये दे दिया है तुमको यहाँ पे प्लस, फिर क्या कह रहा है आपको? यहाँ पे दे दिया है प्लस, फिर क्या कह रहा है? यहाँ पे दे दिया है प्लस। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ए है, बी है, सी है, आपसे बोला है स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। आप पहले तो 1 बाय 1 चलो। आपको मैं बता दूं कि एरोमेटिक एंटी नॉन वाइज चलना है हमें, क्योंकि जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो एक बार एरोमेटिक एंटी नॉन कॉन्सेप्ट लगा लेना। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज को 2 पाई नहीं काउंट करते, तो ये 2 पाई 2 पाई 4 पाई से सिस्टम हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। देखो यहाँ sp3 यूनिट है, sp3 से सिस्टम हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, और यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो आप बताओ जरा ध्यान से, ये एंटी है, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। और मैंने आपको बार बार समझाया कि स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है बाबू? स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज़्यादा होता है एरोमेटिक, फिर होता है आपका नॉन एरोमेटिक, लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक। तो आप सबसे पहले बोलोगे कि सर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सी का, सी के बाद होगा बी का, बी के बाद होगा ए का। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ध्यान से सुनते चलिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया, सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, मैंने बोला भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताओ क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो आप, मैंने ऐसा दे दिया आपको, ध्यान से एकदम अच्छा से समझिएगा। मैंने क्या कहा कि कार्बोकेटायन का आपको स्टेबिलिटी बताना है और कुछ इस फॉर्म का हम दे रहे हैं। सपोज करो कि मैंने आपको ऐसा दे दिया, ऐसा है, इस तरह से। देखो बाबू, आप पहले तो स्टेप बाय स्टेप बात को समझो। ये है ए बी सी, कभी भी बाबू ऐसा सिस्टम कहीं दिखाई दे कि मान लो कि सी प्लस है और प्लस के बगल में कोई भी स्पीसीज है, एक्स का मतलब मैंने माना एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है, ठीक है ना, जिसके पास आपको क्या दिखाई दे रहा है? लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो सी प्लस के बगल में अगर लोन पेयर होगा तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको कहते हैं बैक बॉन्ड। क्या कहते हैं? बैक बॉन्ड। और बैक बॉन्ड से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन बैक बॉन्ड कब बनेगा बताओ? कार्बन सी पे प्लस के जस्ट बगल वाले के पास लोन पेयर हो तो वहां पे बनता है बैक बॉन्ड। अब देखो ऑक्सीजन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर और बगल वाले कार्बन पे देखो प्लस चार्ज है, तो सर यहाँ बीबी का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब बीबी मतलब बैक बॉन्ड है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी लोन पेयर है। अब लोन पेयर के बाद देखो कितना कार्बन का गैप आ गया? 2 कार्बन। जस्ट लोन पेयर और बगल वाले कार्बन पे प्लस है तो बैक बॉन्ड होता है, यहाँ कोई बैक बॉन्ड नहीं है। तो
तो यहाँ ऑक्सीजन का लग जाएगा -I, फिर देखो यहाँ भी -I लग जाएगा। तो आपको पता है -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, नजदीक है बी वाले में तो ज्यादा खींचेगा, यहाँ देखो दूर भाग गया है तो कम खींचेगा। जो इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है वो कम घटाता है, तो सबसे ज्यादा तो स्टेबल होगा बैक बॉन्ड वाले से, तो हो जाएगा ए। बी और सी की बात करूं तो सी में कार्बोकेटायन दूर बन रहा है जबकि बी में नजदीक बन रहा है, तो ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कम स्टेबल होगा, उस वजह से ए सी बी बोलेंगे। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा से समझना है। मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिया क्वेश्चन, मैंने आपको बोला कि भाई ये ले लो NH, यहाँ भी NH, और मैंने बोला यहाँ पे प्लस चार्ज ले लो। मैंने बोला कि भाई एक काम करो, यहाँ ऑक्सीजन ले लो, यहाँ नाइट्रोजन ले लो, यहाँ पे प्लस चार्ज दे दो। मैंने ऐसा बोला कि आप ऐसा करो, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पे प्लस चार्ज ले लो। देखो बाबू ये ए है, बी है, सी है, मैंने बोला स्टेबिलिटी बताना है। तो स्टेबिलिटी वाइज आप जैसा कि देख रहे हो, आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे बैक बॉन्ड बन जाएगा, जो कि बैक बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है कितना बन रहा है, एक इधर से बैक बॉन्ड, दूसरा इधर से, तो बैक बॉन्ड का एफर्ट यहाँ पे 2 मिल रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे भी आपको लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर, ये भी बैक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी बैक बॉन्ड कितना है, 2 है। देखो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, और देखो जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस है, तो यहाँ भी बैक बॉन्ड कितना हो जाएगा, 2। तो देखो बाबू सारे में बैक बॉन्डिंग बन रहा है, तो बैक बॉन्डिंग बन रहा है तो सब में अगर बैक बॉन्ड है तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि लोन पेयर को डोनेट करना है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इन्वर्सली होगा आपको बैक बॉन्डिंग। लेकिन बाबू ये तब मतलब ये वर्ड लगाना जब वो सेम पीरियड का हो। कौन सा पीरियड का हो, सेम पीरियड का हो, तो ये कंसेप्ट लगाना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर उस फैक्टर से बात करें तो यहाँ पे भी बैक बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी बैक बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी बैक बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूँ तो आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा उसमें बैक बॉन्ड का एफर्ट ज्यादा होगा। तो बताओ किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन का कम है, तो इफेक्टिव बैक बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, नाइट्रोजन वाले से बनेगा। तो देखो यहाँ दोनों नाइट्रोजन है, उस वजह से सबसे ज्यादा ए हो जाएगा। यहाँ एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, तो बी होगा, और लास्ट में सी। सी लास्ट में क्यों फेंक दिए, कारण है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो उतना स्टेबल नहीं होगा, उस वजह से स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर। तो चलिए ये बात को बैठा लीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। अगला फैक्टर है आपका, जैसा कि मैंने बोला ये तो हो गया, अब मान के चलो मैंने ऐसा दे दिया, देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपके पास, अगला मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, फिर मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको। देखो बाबू काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, बैठा भी लेना, क्योंकि आगे ये रिएक्शन में भी यूज होने वाला है। अभी तो चलो ठीक है स्टार्ट हुआ है, आगे जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे आपको रिएक्शन सारे में भी यूज होते चलेगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये है क्वेश्चन आपको। अब जरा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि सर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई से सिस्टम हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से सिस्टम होगा, एरोमेटिक होगा। सर यहाँ देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई से सिस्टम हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये भी सिस्टम एरोमेटिक है। अब बाबू जो बात बोल रहे हैं उस बात को समझना, एक नोटेबल पॉइंट बैठा लो कि that carbocation will be more stable due to which aromaticity gain। पहला फैक्ट तो ये बैठा लो। दूसरा फैक्ट ये बैठाओ कि if two compound both so aromaticity due to positive charge,
ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो वैसी स्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से याद रखिएगा स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है। बस इतना फैक्ट को बैठा लीजिए, काम का फैक्ट है। ध्यान से देखिएगा, ये तो आपको एरोमेटिक दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो ये एरोमेटिक क्यों आ रहा है। ये कार्बोकेटाइन पे प्लस, इस प्लस मतलब देखो रिंग पे प्लस जो चार्ज है या माइनस चार्ज है वो आपको इन्वॉल्व होता है एरोमेटिसिटी में। देखो ये रिंग से बाहर का प्लस है, ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि देखो ये रिंग के कार्बन पे प्लस है तो ये इन्वॉल्व होगा। तो भाई साहब ये जो ए बी और सी है तो बाबू बी सबसे पीछे फेंका जाएगा, क्योंकि मानते हैं ये भी एरोमेटिक 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 है, लेकिन इस प्लस चार्ज की वजह से बी में जो प्लस चार्ज है उससे एरोमेटिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो बाहर है, रिंग से बाहर का है प्लस चार्ज। जबकि अगर मैं बात करूं ए और सी में तो ये एरोमेटिसिटी पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये रिंग पर है और रिंग पर प्लस माइनस ये क्या करता है, एरोमेटिसिटी पे इफेक्ट करता है। तो जरा ध्यान से समझो, पहले तो ये बी वाले में एरोमेटिसिटी का कोई रोल नहीं होगा प्लस चार्ज की वजह से, उस वजह से सबसे पीछे फेंका जाएगा। अब ए सी में कैसे सोचेंगे, ए में 2 पाई है और सी में 6 पाई है, ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा तो सी तब होगा। ए लास्ट में बी क्यों हो गया सर, बी में तो ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको सिंपल जवाब देना है कि बी में जो प्लस चार्ज है वो एरोमेटिसिटी पे बाबू अफेक्ट नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो पीछे फेंका गया। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बैठा लेना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बोलना है आपको, सबसे ज्यादा सी का तब ए का तब बी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनते चलना है। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैंने ऐसा ले लिया, देखो जरा ध्यान से। मान लो कि आपको कभी ऐसा कह दे CH3 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 प्लस, और कभी इस तरह से दे दे। देखो बाबू पहले तो मैं इसके बारे में बोल दूं, इसको कहते हैं टर्शियरी, TERT शॉर्टली लिख दिए, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, और ये इसको कहते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बात को समझो, जो बोल रहे हैं उस बात को समझना। ऐसा दे दिया बाबू, अब बोल रहा है कि भाई इसमें बताओ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, कंजुगेशन आ रहा है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन में कंजुगेशन आ रहा है, जबकि इसमें कंजुगेशन किसका इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक का होता है, मतलब ये प्लस एम शो कर रहा है। देखो ये बेंजाइल ग्रुप जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि इसमें देखो यहाँ पे अल्फा एच मिल रहा है, 3 3 6 3 9 अल्फा एच मिल रहा है। तो कंजुगेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, उस वजह से ए और बी में अगर बोले तो स्टेबिलिटी वाइज आप बोलोगे यहाँ पे अल्फा एच कितना बोलना है आपको, 9 बोलना है। तो स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर बोलूँ तो आप क्या बोलोगे, स्टेबिलिटी वाइज सिंपल सा आप बोलोगे कि सर सबसे ज़्यादा स्टेबल बी वाला होगा ए से, क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन बाबू ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपने ऐसा बोला तो ये गलत हो जाएगा, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। जरा ध्यान से देखना एक्चुअल क्या है। एक्चुअल जो है यहाँ पे नोटेबल पॉइंट भी बैठा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो बैठा लीजिएगा। पहले तो ये जानो कि अगर नोटेबल बात बोले तो आप स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बोलोगे वो स्टेबिलिटी वाइज बोलोगे कि सर बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल, बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन होता है। टाइल कार्बोकेटाइन होता है, ये बात को बैठा लीजिएगा। और ऐसा क्यों होता है अगर कोई पूछे उसका भी कारण बता देते हैं। कभी ये मत बोल देना कि बी ज़्यादा स्टेबल होगा, गलत हो जाएगा, बैठा लो। बेंजाइल वाला जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है उससे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो ऐसा क्यों होता है, उसका नोटेबल कारण समझो। नोट का पॉइंट ये है कि भाई आपको जो देखो वो जो आपको टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है, इन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी maximum than resonance energy of benzyl कार्बोकेटाइन।
समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो बाबू क्या मैंने बोला कि देखो एक्चुअली जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो है क्या कि आपका जो मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है, वैसे तो होना चाहिए था बेंजाइल वाले में, लेकिन इस बात को बैठा लो, कोई पूछे क्यों ऐसा होता है तो बोलना कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन में जो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी है वो ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम दैन किससे, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटायन से। तो बैठाइए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंजुगेशन के बावजूद भी बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल। साइन देख लो, साइन किधर की ओर जा रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ज्यादा स्टेबल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगला फैक्ट जो बोलने जा रहे हैं उस फैक्ट को समझना है। तो ये तो हो गया बाबू आपका कुछ ऑर्डर हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे देखना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा दे दिया आपको, मैंने बोला कि भाई एक काम करो आप, मैंने बोला CH2 प्लस ले लो, यहाँ OH ले लो, यहाँ भी मैंने बोला CH2 प्लस ले लो, यहाँ OMe ले लो। मैंने बोला यहाँ पे CH2 प्लस ले लो, यहाँ NO2 ले लो। मैंने बोला भाई यहाँ पे CH2 प्लस ले लो, यहाँ फ्लोरीन ले लो। देखो बाबू ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें पूछा जा रहा है कि भाई कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। अब जरा ध्यान से देखो, OH के पास क्या है, लोन पेयर है प्लस एम, OMe का भी प्लस एम, NO2 ग्रुप है, डबल बॉन्ड के वजह से कौन सा फैक्ट शो करेगा, माइनस एम, यहाँ पे माइनस है। अब जैसे कि आपको पता है कि प्लस एम की बात करें तो प्लस एम किसका ज़्यादा होता है, प्लस एम मैंने आपको बताया भी था OH ग्रुप का ज़्यादा होता है OMe से। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये प्लस एम लग रहा है यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये माइनस इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब जितना ज़्यादा डोनेट करेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ए वाला, तब होगा बी। देखो NO2 का माइनस एम ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, तो ज़्यादा खींचेगा, माइनस आई से कम खींचेगा तो डी होगा, तब सी होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, एक दो क्वेश्चन बस देख लीजिएगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसा दिया बाबू, यहाँ पे लिखा CH2 प्लस, यहाँ मैंने दिया फ्लोरीन ले लो, मैंने लिखा CH2 प्लस, मैंने यहाँ बोला क्लोरीन ले लो, मैंने बोला CH2 प्लस, मैंने बोला यहाँ ब्रोमीन ले लो, और मैंने बोला CH2 प्लस, मैंने बोला यहाँ आयोडीन ले लो। देखो यार ये दे दिया है बाबू, ए है, बी है, सी है, डी है, आपसे पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। तो आप जैसे कि जानते हो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर वाइज चले तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता है कि हैलोजन में सबसे ज़्यादा प्लस एम किसका होता है, सबसे ज़्यादा प्लस एम फ्लोरीन का होता है, तब क्लोरीन का होता है, तब ब्रोमीन का होता है, तब आयोडीन का होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, उस वजह से ए, बी, सी और डी होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेना है, उसके बाद आप पीछे का इफेक्ट सही रखो, सारा बनते जाएगा। CH2 प्लस है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ CH2 प्लस ले लो, यहाँ पे क्लोरीन है बाबू देखो। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आप क्या करो, CH2 प्लस ले लो, यहाँ पे क्लोरीन ले लो, और नेक्स्ट में मैंने बोला कि भाई एक काम करो, CH2 प्लस ले लो, यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन कर दो, यहाँ आयोडीन कर दो। बाबू देखो ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं इंडक्टिव, तो माइनस आई लगेगा। माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो जो ज़्यादा खींचेगा वो कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी वाइज आप सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बोलोगे, स्टेबिलिटी वाइज आप बोलोगे, सिंपल है कि डी ज़्यादा स्टेबल होगा, तब सी होगा, तब बी होगा, तब ए होगा, क्योंकि जितना कम खींचेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए जरा ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसा दे दिया आपको, मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया, मैंने बोला कि भाई CH2 प्लस ले लो, यहाँ पे CH2 CH3 ले लो। मैंने ऐसा बोला कि भाई आप ऐसा करो, CH2 प्लस ले लो, और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, CH3 देखो बाबू ये A है, ये B है,
तो आपको मैंने बोला भी था, याद हो आपको शायद से, तो ये वाला जो कार्बन होता है, क्योंकि ये इस तरह से, और मैंने बोला था सी डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, जबकि यहाँ देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर तुम इस तरह से बनाते हो तो यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा को अल्फा कार्बन कहते हैं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 1 है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर से चले तो स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ए ज़्यादा स्टेबल होगा बी से। तो वो देखो पूरा पीछे इफेक्ट पढ़ा दिए हैं, CH3 CD3 CT3 से कैसे सोचोगे, सारा इफेक्ट देख चुके हो आप, उसके वाइज आपको चलना है, जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे चलना है। तो बाबू देखो ये था आपका कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन और भी दिया, चलो आप ऐसा ले लो, सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसा दिया है, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई CH2 प्लस है और यहाँ पे मैंने दे दिया है NO2। मैंने फिर क्या किया कि यहाँ पे दे दिया है CH2 प्लस और यहाँ पे ले लिया है साइनाइड ग्रुप ले लिया है। देखो यहाँ पे आपको ये A है, ये B है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। आपको पता है कि ये NO2 कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2 है, और sp2 सिस्टम पे SiR लगता है या नहीं लगता है, लगता है, लगता है। तो रेजोनेंस क्या बोलेंगे, रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसका सिर्फ माइनस आई लगेगा। जबकि देखो ये sp हाइब्रिडाइज सिस्टम है, और जैसा कि आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइज सिस्टम पे SiR, ध्यान से सुनना है, यहाँ लग रहा है, यहाँ SiR नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो साइनाइड का माइनस m लगेगा। माइनस आई से कम खींचेगा, माइनस एम से ज़्यादा खींचेगा, तो उस वाइज सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जिससे कम खींचेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी वाइज ए ज़्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। तो ये कुछ फैक्ट है जिसके थ्रू आपको आगे बढ़ना होता है कि कार्बोकेटाइन का जब भी क्वेश्चन है तो कैसे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, अगला फैक्ट जरा ध्यान से देखना है आपको। मान लो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, देखो बाबू ये क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल रहा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोला जा रहा है। कैसे सोचोगे जरा ध्यान से समझो, कैसे सोचना, कैसे वो बोल रहे हैं, ध्यान से समझना बाबू। देखो ये ब्रीज हेड है, ब्रीज हेड पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे किस पे है, ब्रीज हेड पर प्लस है, पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लग जाएगा ब्रेड्स रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा, ब्रेड्स रूल लग जाएगा। मैंने आपको ब्रेड्स रूल पढ़ाया था, ब्रीज हेड पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। जबकि देखो ब्रीज हेड ये पोजीशन को ब्रीज हेड कहते हैं, ये पोजीशन आपका ब्रीज हेड, ये ब्रीज हेड नहीं है, तो ये वाला प्लस चार्ज स्टेबल होगा। तो उस वाइज अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी वाइज सिंपल सा है, आप बोलोगे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बी, ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। यहाँ ब्रेड्स रूल क्यों लग गया, क्योंकि आपको पता है ब्रीज हेड पोजीशन कैसा होता है, नॉन प्लेनर सिस्टम होता है, नॉन प्लेनर सिस्टम पे वो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, उस वजह से ऐसा हो गया। चलिए तो ये था ऑर्डर आपका बी का ज़्यादा होगा इससे। तो ये था आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो कि समाप्त हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं शिफ्टिंग पे और रीअरेंजमेंट में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं। देखो बाबू मैं बात करने जा रहा हूँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ C+। देखो बाबू कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, भाई रीअरेंजमेंट में दो बात होता है। पहला होता है आपका देखो 1-2 शिफ्टिंग होता है, कौन सा होता है, 1-2 शिफ्टिंग होता है, और दूसरा होता है रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इंटरमीडिएट है वो आपका कार्बोकेटाइन ही है, फिर हल्का फल्का कार्बोनाइन फ्री रेडिकल है, लेकिन सबसे मोस्टली जो यूज़ होता है वो आपका कार्बोकेटाइन ही यूज़ होता है। तो एकदम बैठा लो, पहला है 1-2 शिफ्टिंग, दूसरा है रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या कारण आ गया कि आप रीअरेंजमेंट करवा रहे हो। बाबू देखो रीअरेंजमेंट का मेन मोटो होता है टू increase stability of carbocation, stability of carbocation
रीअरेंजमेंट फेनोमेना अकर, रीअरेंजमेंट फेनोमेना अकर। कोई पूछे कि रीअरेंजमेंट क्यों करवाते हैं तो सिंपल सा जवाब आपको ये बोलना है, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग रीअरेंजमेंट करवाते हैं। इसमें दो तरह का रीअरेंजमेंट होता है। पहला होता है आपका रिंग 1-2 शिफ्टिंग, देखो जरा ध्यान से। दूसरा होता है रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो चलिए एक एक कर करके बात करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग 1-2 शिफ्टिंग का। देखो बाबू 1-2 शिफ्टिंग में क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं 1-2 शिफ्टिंग की बात करूं तो 1-2 शिफ्टिंग में क्या होता है, इस फैक्ट को समझो पहले। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। ग्रुप विल माइग्रेट, ग्रुप विल माइग्रेट, माइग्रेट मतलब मूव करेगा, माइग्रेट फ्रॉम 1 to 2 पोजीशन। कौन से कौन पोजीशन पे जाएगा, 1 से 2 पोजीशन पे जाएगा। तो बाबू यहाँ पे एक ऑर्डर आता है जिसको कहते हैं माइग्रेटिंग पावर ऑर्डर। ध्यान से समझना, सारा फैक्ट को समझा रहा हूँ। क्या माइग्रेटिंग पावर का बात होगा, कौन सा पावर, माइग्रेटिंग पावर। क्योंकि मान लो बाबू 2 या 3 ग्रुप है, तो पहले तो आपने क्या देखा, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, वो ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो देखो सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि आपको जो 1-2 शिफ्टिंग हो रहा है उसमें मेन मोटो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ाना। पूरे रीअरेंजमेंट का मिशन ही है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाना। तो माइग्रेशन किसका होगा, वो ग्रुप का होगा जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग पावर होता है H- का, फिर होता है PH- का, फिर होता है 3 डिग्री R- का, फिर होता है 2 डिग्री R- का, फिर होता है 1 डिग्री R- का, और लास्ट में होता है CH3- का। बबू ये माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर बैठा लीजिएगा। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ग्रुप माइग्रेट होने वाला है तो कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट होगा, H-। पीएच देखो, PH- किसको कहते हैं पहले ये देख लो, ऐसा ग्रुप को पीएच कहते हैं। ये पीएच ग्रुप है, यहाँ पे माइनस, इसको पीएच- कहते हैं। 3 डिग्री R- आपको पता है, मान लो कि ये C- है, C- पे अगर 3 CH3 ग्रुप लगा दिए, बताओ ये C- से कितना कार्बन कनेक्टेड है। देखो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, तो इसे कहेंगे 3 डिग्री R-। तो एक बार फिर से मेरी बात को समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, माइग्रेटिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग किसका होता है, H-, फिर होता है पीएच, तब 3 डिग्री R-, 2 डिग्री R-, 1 डिग्री R-, और सबसे लास्ट में जो होता है बाबू वो होता है CH3-। अब क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो सर, तो वो मान लो कि मैंने आपको नॉर्मल सा ट्रेंड में बोल रहा हूँ कि स्टेबिलिटी वाइज आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री R+, तब होता है 2 डिग्री R+, तब होता है 1 डिग्री R+, तब होता है CH3+। तो तुम खुद बताओ, अगर ये ऑर्डर है तो CH3+ से ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री R+, तो CH3+ किस में जाना चाहेगा, 1 डिग्री R+ में। देखो 1 डिग्री R+ से ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री R+, तो 1 डिग्री R+ किस में जाना चाहेगा, 2 डिग्री R+ में। 2 डिग्री R+ किस में जाना चाहेगा, 3 डिग्री R+ में। तो ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए ग्रुप का माइग्रेशन होता है। क्यों भाई, शिफ्टिंग से क्या फायदा होगा, अगर CH3+ है या कहीं 1 डिग्री R+ है, कहीं 2 डिग्री R+ का चांसेस मिल रहा है, तो वहां पे सिंपल सी बात है ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री R+। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आपको मतलब कि क्या होगा कि 1 डिग्री R+, 2 डिग्री R+ में 2 डिग्री R+ ज्यादा स्टेबल है, तो वो ग्रुप सिंपल सी बात है कि स्टेबल होना पसंद करेगा। और कैसे स्टेबल होगा, 1 डिग्री R+, 2 डिग्री R+ में कैसे जाएगा, जब क्या होगा, 1-2 शिफ्टिंग होगा। 1-2 शिफ्टिंग कब होगा, आपको याद रखना है, माइग्रेटिंग पावर के हेल्प से होगा, जिसमें माइग्रेटिंग पावर मैंने क्या बोला है, सबसे ज्यादा जो माइग्रेटिंग पावर होता है वो होता है H-, तब होता है PH-, तब होता है 3 डिग्री R-, 2 डिग्री R-, 1 डिग्री R-, और लास्ट में होता है बाबू CH3- होता है। तो इस तरह से चलना है। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, जरा ध्यान से देखना। सॉरी,
CH3CH2, यहाँ पे CH2 प्लस है। बोल रहा है कि भाई स्टेबल C प्लस बताना है। देखो वो क्या बोल रहा है आपसे, स्टेबल C प्लस आपको बताना है। कैसे बताओगे स्टेबल C प्लस, जरा ध्यान से देखना। पहले तो आप करो क्या, जो बोल रहे हैं वो स्टेप आप समझो। आप ये क्वेश्चन को फिर से लिखो। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे है CH3 CH2 CH2 प्लस है, यहाँ पे फिर से मैं कार्बन लिख दे रहा हूँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये C प्लस कितने, ये जो C प्लस है एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री R प्लस है। ये 1 डिग्री R प्लस किस में जाना चाहेगा, 2 डिग्री में। तो ध्यान से सुनो बाबू, ये कितना डिग्री R प्लस है। यहाँ देखो जो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस वाला कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है। वैसे मत काउंट कर देना सर एक से कहाँ है, ये एक एक दो से, डायरेक्ट कितने से कनेक्टेड है, देखो डायरेक्ट एक से कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री R प्लस है। अब बात को समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। CH3 CH2, यहाँ पे CH2 प्लस है बाबू, तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये 1 डिग्री R प्लस है। अब छोटू जरा ध्यान से देखना, 1 डिग्री R प्लस है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH, यहाँ H, यहाँ CH2 प्लस। देखो बाबू करना क्या, जहाँ पे प्लस है, ध्यान से फिर से सुनना है, मैंने क्या बोला कि जहाँ पे प्लस है उसको 2 पोजीशन कहना, अब प्लस के बगल वाले को 1 पोजीशन कहना। अब देखो 1 पोजीशन पे कौन कौन सा ग्रुप है, CH3 भी ग्रुप है और H भी ग्रुप है, लेकिन हमें पता है कि माइग्रेटिंग पावर हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, तो कौन माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे, देखो 1 से कहा जाएगा 2, 1 2 H माइनस से। फिर से मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको, देखो बाबू यहाँ CH3 भी है और H भी है, माइग्रेटिंग पावर जैसा कि आपको पता है कि H का ज्यादा होता है, तो कौन शिफ्ट कर जाएगा, H। अब सोचो H माइनस के फॉर्म में जा रहा है, यहाँ से जो H जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, माइनस के फॉर्म में जा रहा है, तो इस कार्बन पे जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये कार्बन पे प्लस चार्ज छोड़ देगा। तो जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा CH3C, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये H किस फॉर्म में निकलेगा, माइनस के फॉर्म में। और देखो यहाँ CH2, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे H आ जाएगा माइनस। अब जरा ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस मिलके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। देखो बाबू ये माइनस है, माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लेगा, तो बन जाएगा CH3CH प्लस, यहाँ CH3। बाबू देखो पहले देखो कितना डिग्री R प्लस था, 1 डिग्री R प्लस था। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा। अब देखो ये C प्लस से जुड़ा कार्बन, ये देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, ये हो जाएगा 2 डिग्री R प्लस। तो देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री में चला गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक और बार शिफ्टिंग करवा दो, शिफ्टिंग करवा दोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब हो जाएगा सिंपल सा 1 डिग्री R प्लस। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि किसको 1 टू शिफ्टिंग होता है। अगर बाय द वे ना भी समझ में आए कोई बात नहीं, अगले क्लास फिर से इस टर्म पे बात करेंगे हम लोग। आप कार्बोकेटाइन देख लो, कार्बेनाइन फ्री रेडिकल, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि किसो इंटरमीडिएट खत्म। अब हम लोग मेजर जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है रिएक्शन का, जो आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे वर्कआउट कर लेंगे। तो ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके बाय।